नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रूस के इतिहास पे। 1789 के पहले यानी 1453 से 1789 के बीच में रूस में क्या स्थिति थी। प्रबुद्ध निरंकुशता के युग में वहाँ भी दो महान शासक हुए, एक शासक और एक शासिका, पीटर महान और कैथरीन महान। तो आज हम पीटर महान के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से उसने रूस का कायाकल्प किया। लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन मित्रों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मित्रों के साथ। साथ ही साथ कमेंट्स अवश्य किया करें आप, जिससे हमें पता चले कि आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, तो हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पीटर महान 1689 से 1725 ईस्वी तक शासक रहा रूस का। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका जो बाल्यकाल था, बचपन था, तो बचपन जो है वो उसी में, यानी कि बचपन में ही जो है उसकी सैनिक प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। जैसे दूसरे बच्चे जो है वो तरह तरह के खेल खेलते थे, अलग अलग तरह के, लेकिन वो इस तरह के खेल खेलता था कि जैसे वो सैनिक लोग जिस तरह की रणनीतियां बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो उसी तरह से वो कभी दीवार बनाता, कभी किले बनाता, कभी रणनीति बनाता, कभी कहीं सेनाएं खड़ी करता। मतलब इस तरह के खेल वो खेलता था, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि वो सेना में कोई जनरल हो और तरह तरह के रणनीतियां बना रहा हो। तो उसका जो बचपन था वो इसी तरह से बीता, और पाश्चात्य सभ्यता से वो बहुत प्रभावित था बचपन से ही, और कई भाषाएं वो जानता था, जैसे जर्मन, डच, विज्ञान आदि भाषाएं जानता था। साथ ही साथ विज्ञान, गणित और जियोमेट्री वगैरह में भी जो है वो काफ़ी अच्छा था पढ़ने में। तो इस तरह से जो है एक चीज़ और थी कि मॉस्को में बहुत सारे विदेशी जो दूसरे देशों के लोग रहते थे, तो वो उनसे भी जो है वो संपर्क करता था, और उनकी जो जीवन शैली थी उसको बड़े गंभीरता से देखता था, परखता था, और उसको अपनाने का प्रयास करता था। तो इस तरह से उसका एक सपना था कि वो रूस का पाश्चात्यकरण करेगा, क्योंकि रूस जो है उसके बहुत सारे प्रदेश जो है वो एशिया में पड़ते थे, और एशिया की सभ्यता और संस्कृति से वो ज़्यादा प्रभावित रहा था रूस। तो पीटर को ये लगता था कि रूस का पाश्चात्यकरण करके ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी तक रूस यूरोपीय देशों से सभ्यता और राजनीति में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। 1453 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया था, किंतु मॉस्को के ड्यूक इवान महान और उसके उत्तराधिकारियों ने अपने आप को बाइजेंटाइन साम्राज्य के गौरव का उत्तराधिकारी समझते हुए जार की उपाधि धारण करके संपूर्ण रूस का उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने अपने आप को मंगोल और तातरियों के खिलाफ उन्होंने देश की रक्षा की। जर्मनी, हंगरी और वेनिस आदि यूरोपीय क्षेत्र में अपने राजदूत भेजे उन्होंने, और यूरोप के साथ, यानी कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि इस क्षेत्र में सफलता मिलना अभी मुश्किल ही रहा। सरदारों और चर्च के ऊपर अपना अधिकार जमाकर एक सशक्त केंद्रीय शासन की स्थापना करते हुए, अपने आप को जार घोषित करते हुए, तातरियों और मंगोलों के खिलाफ सफलता प्राप्त करते हुए 1487 ईस्वी में इवान महान ने रूस के उत्थान का प्रथम अध्याय प्रारंभ किया। मित्रों, उसके उत्तराधिकारियों विशेषकर इवान चतुर्थ, फिएडेर इत्यादि ने रूस के उत्थान के लिए प्रयत्न जारी रखा, किंतु 1598 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया। इस वंश के अंत के बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जैसे कि प्राय हर जगह होता है, हर राज्य में।
तो उत्तराधिकार के युद्ध से रूस कमजोर हो गया और पोलैंड, स्वीडन तथा तुर्की ने रूस के कुछ इलाकों पे जैसे क्रेमलिन, नोवगोरोद तथा क्रीमिया इत्यादि पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार रूस में विपत्ति काल आ गया या रूस के ऊपर संकट आ गया काफी। तो ऐसे ही समय में 1613 ईस्वी में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और एक नया जार चुना गया। तो इवान वंश से वैवाहिक संबंध रखने वाले 16 वर्षीय मिखाइल रोमनॉव, जो कि 1613 से 1645 तक रूस का शासक रहा, को रूस का नया जार चुना गया और इस प्रकार रोमनॉव वंश की स्थापना हुई, जिसने कि 1917 ईस्वी की क्रांति तक रूस पर शासन किया। रोमनॉव के बाद अलेक्सिस 1645 से 1676 तक तथा उसके बाद थियोडोर 1676 से 1682 तक, इन लोगों ने रूस पे शासन किया। इसी वंश का चौथा शासक पीटर महान था, जो कि 1682 से 1689 ईस्वी तक अपने भाई इवान के साथ अपनी बहन सोफिया के संरक्षण में सह शासक रहा, किंतु 1689 में वह सत्ता का पूर्ण स्वामी बन गया और 1725 ईस्वी तक रूस का शासक रहा। तो जैसे कि मैंने कहा 1682 में पीटर अपने बड़े भाई इवान के साथ रूस का उत्तराधिकारी बना था, किंतु दोनों भाई वयस्क न होने के कारण अपनी बहन सोफिया के संरक्षण में काम करते थे। कायदे से देखा जाए तो राज्य कार्य जो है वो जब तक वो वयस्क नहीं हुए तब तक सोफिया ही चलाती थी, लेकिन 1689 में जो वहाँ के चीफ एंड्स थे, वहाँ के जो सरदार थे, उन्होंने सोफिया को संरक्षिका के पद से हटा दिया और इवान की भी मृत्यु हो गई 1696 ईस्वी में। तो इस प्रकार अब धीरे धीरे पीटर अकेले ही रूस का भाग्य निर्माता बन गया, जैसा कि हेजन ने लिखा है। तो जब सोफिया को हटा दिया गया उसके संरक्षिका के पद से, तब वो षड्यंत्र करने लगी और लेकिन वो अपने षड्यंत्रों में सफल नहीं हुई, उसका षड्यंत्र दबा दिया गया। तो इस तरह से अब पीटर जो है वो जार बन गया सर्वे सर्वा। पीटर के जार बनने के समय रूस की स्थिति बड़ी कमजोर थी, यद्यपि इवान महान के समय से ही रूस के उत्थान और यूरोप से उसके संपर्क जोड़ने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, किंतु इस दिशा में जो प्रारंभिक सफलता थी वो नगण्य ही थी, उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। वास्तव में मित्रों, रूस का पश्चिमी यूरोप और उसकी सभ्यता से कोई संपर्क नहीं था। व्यापारिक और राजनीतिक संबंध प्रायः नहीं के बराबर थे। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के मानववाद, धर्म सुधार, पूंजीवाद, वैज्ञानिक विकास इत्यादि का रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका था। तो रूस के पिछड़ने के ये सारे कारण तो थे ही, इसके अलावा और भी अनेक कारण थे। एक तो पश्चिमी यूरोप के कैथोलिक धर्म से रूस का पुराना जो यूनानी धर्म था वो भिन्न था, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। परिणामतः पश्चिमी यूरोप के कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट धर्म का रूस के धर्म पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। अच्छा, इसके अलावा रूस पूर्णतः कृषि प्रधान देश था और इसके कारण वहां पर उद्योग धंधों तथा बाहरी देशों के साथ व्यापारिक संबंध का विकास नहीं हो पाया। रूस एशिया के सभ्यता में के रंग में रंगा हुआ था। प्राय 3 शताब्दियों तक मंगोलों के राजनीतिक प्रभाव के कारण रूसियों में एशियाई रीति रिवाज अधिक बढ़ गए थे। जब तक रूस के पड़ोसी राष्ट्र स्वीडन, पोलैंड और तुर्की ताकतवर थे, तब तक बाल्टिक और काला सागर पर रूस का कोई बंदरगाह प्राप्त करना भी संभव नहीं था। तो इसके अभाव में पश्चिमी यूरोप के साथ उसका सीधा संबंध भी नहीं स्थापित हो सका था। यही कारण है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक रूस एक बहुत अधिक पिछड़ा हुआ देश बना रहा और जब पीटर महान ने अपनी सबल एवं सफल गृह तथा बाह्य नीति के द्वारा रूस का पश्चिमी यूरोप के साथ सीधा संबंध स्थापित किया तथा रूस की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। पीटर महान को आधुनिक रूस का पिता कहा जा सकता है। उसने रूस के विस्तार एवं विकास के लिए भरसक प्रयास किया।
गद्दी पर बैठने के समय उसके सामने समस्याएं ही समस्याएं थी, कुछ का उल्लेख हमने अभी पहले किया। स्वयं उसकी शक्ति निरंकुश नहीं थी और जार के ऊपर अंकुश लगाने वाली कई शक्तियां थी, और वह सभी शक्तियां सुधार विरोधी भी थी, यानी कंजर्वेटिव टाइप की थी, रूढ़िवादी थी। इसलिए उसे इन विरोधियों का दमन करना था, उद्योग धंधों का विकास करना था, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना था। इसके अलावा पूर्वीपन के स्थान पर पश्चिमी सभ्यता का पाठ उसको पढ़ाना था, ताकि वह यूरोपीय राष्ट्रों के समकक्ष आ सके। आंतरिक एवं बाह्य सभी शक्तियों के दमन के लिए एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना था, और रूस का पश्चिमी देशों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए उसे बाल्टिक सागर और काला सागर के तट तक रूस का विस्तार करना था। इसके लिए 3 शत्रु प्रबल थे जिनसे उसे निपटना था, पोलैंड, स्वीडन और तुर्की। तो इस प्रकार पीटर के सामने रूस के उत्थान का भारी दायित्व था। मित्रों, 1697 ईस्वी में पीटर जो है उसने एक तरीका सोचा। उसने ये सोचा कि वो पश्चिमी देशों की यात्रा करेगा और वहाँ ये देखेगा कि कैसे वो लोग इतने विकसित हुए हैं। तो 1697 ईस्वी में पीटर एक दल के साथ पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गया। उसके अनेक उद्देश्य थे। एक तो वह तुर्कों के खिलाफ ईसाई राष्ट्रों की मदद प्राप्त करना चाहता था। दूसरे, पश्चिमी यूरोप की तकनीकी प्रगति के बारे में, उसकी सभ्यता संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। प्रथम उद्देश्य में तो वह सफल नहीं हो सका, अर्थात तुर्कों के खिलाफ ईसाई राष्ट्रों की मदद वह नहीं प्राप्त कर सका, किंतु दूसरे उद्देश्य में वह सफल हुआ। पीटर ने स्वयं कई तकनीकियां सीखी जो है, और हॉलैंड में जहाज बनाना सीखा, इंग्लैंड में उद्योग धंधों कारखानों का निरीक्षण किया, प्रशा का सैन्य संगठन समझा, और सभी स्थानों से उसने कलाकारों, नाविकों, इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कुशल व्यक्तियों को इकट्ठा करके रूस भेजा, ताकि रूस के लोग भी इन कलाओं में शिक्षित हो सकें। तो उसने मिलों, फैक्ट्रियों, संग्रहालयों, थिएटरों, अस्पतालों, कला दीर्घाओं इत्यादि का अध्ययन किया तथा शल्य चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाओं को देखा। वो अपने साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की मशीनों के मॉडल व कानूनों का संग्रह भी रूस लाया, और अनेक विदेशी अधिकारियों, यंत्र वैज्ञानिकों, छापाखाने के कार्मिकों, वास्तुविदों, मल्लाहों, कारीगरों आदि को रूस में बुलाकर रूसियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। पीटर जब वियना से वेनिस मार्ग पर था, तब उसको खबर मिली कि उसके अंगरक्षकों ने विद्रोह कर दिया है, और ये लोग सोफिया के पुत्र अलेक्सिर को जार बनाना चाहते थे, यानी कि गृह युद्ध की संभावना थी। पुरोहित वर्ग ने भी इस षड्यंत्र में भाग लिया था। तो पीटर ने इस खबर से अपनी यूरोपीय यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी और इस विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत रूस लौट पड़ा। परिणामतः विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया। मित्रों, तमाम विद्रोहियों को स्वयं पीटर ने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा। अंगरक्षक सेना पूर्णतया नष्ट और भंग कर दी गई। पीटर महान लुई चतुर्दश की तरह निरंकुशता की स्थापना करना चाहता था। लुई चतुर्दश फ्रांस का शासक था। तो इस प्रकार उसने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया, जिसमें रूसी जनता को भर्ती किया गया, किंतु इसके अफसर विदेशी व्यक्ति बनाए गए। इस प्रकार वह सेना पूर्णतया जार पर आश्रित हो गई, और वास्तव में यह नई सेना ही थी जिस पर आश्रित होकर पीटर ने तमाम सुधार लागू किया। स्थल और नौसेना दोनों ही का संगठन किया। पीटर ने अपनी निरंकुशता को स्थापित करने के लिए चर्च को भी राज्य के अधीन कर लिया। चर्च सुधारों का विरोधी था और पीटर का भी। तो 1708 ईस्वी में जब रूसी चर्च के प्रधान की मृत्यु हो गई, तब पीटर ने उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया, बल्कि उसकी जगह एक प्रशासक की नियुक्ति की, और 1721 में उसने एक धार्मिक समिति की स्थापना की जो कि चर्च का प्रबंध देखती थी। तो समिति के सदस्यों को पीटर स्वयं नियुक्त करता था, और इस प्रकार वह हम कह सकते हैं कि चर्च का भी प्रधान हो गया। शासन प्रबंध के लिए पीटर ने स्वीडन के ढंग पर नौकरशाही का निर्माण किया। उसने सामंत सभा को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह उसकी सुधारवादी नीति से असंतुष्ट थे और सुधारों के खिलाफ थे। इसके स्थान पर उसने एक समिति बनाई जो कि उसी पर आश्रित थी और जिसका काम केवल परामर्श देना था। पीटर ने अपनी शक्ति दृढ़ करने के लिए एक नए उच्च वर्ग की स्थापना की।
और साथ ही साथ जो है उसने अपने लिए नए अंगरक्षकों इत्यादि की भी नियुक्ति की, नए अंगरक्षक दल की नियुक्ति की जो उसके प्रति वफादार थे। पीटर ने प्रशासन की सुविधा के लिए रूस को 8 प्रांतों में बांट दिया। बाद में ये बढ़कर 12 प्रांत हो गए। प्रत्येक प्रांत में गवर्नर रखे गए जो कि सेना का कोई अफसर हुआ करता था। किसानों को सर्फ या कृषिदास बना दिया गया और उनसे अधिकाधिक कर वसूल किया गया। तो इस प्रकार प्रशासन का केंद्रीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया। पीटर ने रूस में पाश्चात्य सभ्यता लागू करना प्रारंभ किया। जैसे उसने एक नीति अपनाई थी जिसे कहते थे खुली खिड़की की नीति, यानी कि बाहर से, जिसे कहते थे पीटर ने खुली खिड़की की नीति और गर्म पानी की तलाश वाली नीति अपनाई। यानी कि वो चाहता था कि बाहर जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे हम लाभ उठाएं, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की। तो पीटर ने रूस में पाश्चात्य सभ्यता लागू करना प्रारंभ किया। वेशभूषा, रहन सहन इत्यादि के तौर तरीकों में यूरोपीय ढंग पर परिवर्तन प्रारंभ किया। शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्न किया गया। यद्यपि धन की कमी तथा पूर्व आधार न होने के कारण कोई बेस नहीं था शिक्षा का वहाँ, तो यह उद्देश्य पूरा न हो सका ठीक से। कृषि का विकास तो किया ही, किंतु उसने खास तौर पर उद्योग धंधों का विकास किया। पश्चिमी यूरोप की अपनी यात्रा से वह बहुत कुछ सीख चुका था और बहुत से कारीगर भी रूस ले आया था। उद्योग धंधे प्रारंभ हुए। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, जहाज निर्माण इत्यादि के क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई। विदेशियों से रूसियों को दक्ष कराया जाने लगा ताकि रूस स्वयं वे सब कार्य करने लगे। रूस के व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के लिए पीटर ने कंपनियों की स्थापना की। उद्योग धंधों की शिक्षा के लिए तकनीकी स्कूल खोले गए। 1724 ईस्वी में विज्ञान की एक अकादमी की स्थापना हुई। तो पीटर के ही समय में पहला समाचार पत्र, पहला अजायब घर या म्यूजियम और पहला अस्पताल खुला। तो इस प्रकार रूस का पश्चिमीकरण अब प्रारंभ हो चुका था। विदेश नीति के क्षेत्र में भी पीटर ने एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। उसने रूस के 3 शत्रुओं में से एक शत्रु स्वीडन को पराजित करके उससे बाल्टिक सागर के तमाम तटीय भाग छीन लिए और इस प्रकार रूस को पश्चिम की ओर झांकने के लिए एक खिड़की मिल गई। 1697 ईस्वी में 15 वर्षीय चार्ल्स द्वादश जब स्वीडन की गद्दी पर बैठा तो उसके खिलाफ पोलैंड, डेनमार्क और रूस ने आक्रमण की योजना बनाई। रूस पहले तो नॉर्वाके नामक स्थान पर स्वीडन से पराजित हो गया, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और 1709 में पोल्टावा नामक स्थान पर स्वीडन को पराजित किया। तो इस विजय के बाद पीटर ने लिवोनिया और इस्टोनिया पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाल्टिक सागर के तट पर उसका अधिकार सुदृढ़ हो गया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1721 ईस्वी में रूस और स्वीडन के नीस्टाड के बीच में नीस्टाड की संधि हो गई और रूस को इंग्रिया, इस्टोनिया, लिवोनिया, करीलिया तथा फिनलैंड के कुछ भाग मिले। तुर्की के खिलाफ भी पीटर ने विस्तार की कोशिश की। जैसे कि हमने कहा कि प्रारंभ से ही पीटर बोट बनाने में रुचि लेता था। 21 वर्ष की अवस्था में उसने एक जहाज बनाकर उसे आर्केंजिल बंदरगाह और श्वेत सागर को जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। तो जब वो स्वतंत्र जार बन गया तब उसने एक जहाजी बेड़ा काले सागर में तुर्की के विरुद्ध खड़ा किया और तुर्की जो है उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं रह गया था। तुर्की जो है वो पतनोन्मुख हो दशा में था और पवित्र रोमन साम्राज्य के साथ युद्धों में व्यस्त था। तो ऐसे समय में पीटर ने तुर्की के खिलाफ विस्तार की कोशिश की और अजोब तुर्कों से जीत लिया, किंतु 1711 में वह अजोब तुर्कों को लौटाने के लिए बाध्य हुआ। तो इस प्रकार तुर्की के खिलाफ पीटर बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हो सका और काला सागर के बंदरगाह को वह प्राप्त नहीं कर सका।
किंतु बाल्टिक सागर की ओर कई इलाकों को उसने अपने कब्जे में करके पश्चिम की ओर रूस का द्वार खोलने में कुछ सीमा तक समर्थ हुआ। पीटर महान की 1725 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसने अपने शासनकाल में बहुत से प्रयास करके पिछड़े हुए रूस को उन्नति के मार्ग पर ला दिया था और इस प्रकार निस्संदेह वह आधुनिक रूस का पिता कहा जा सकता है। हेजन ने लिखा है कि पीटर ये कहा करता था कि मुझे भूमि नहीं पानी चाहिए। इट इज नॉट लैंड आई वॉन्ट बट वाटर। तो पीटर कहा करता था कि इट इज नॉट लैंड आई वॉन्ट बट वाटर, मुझे भूमि नहीं पानी चाहिए। अब उसे पर्याप्त पानी मिल गया था कम से कम कार्य प्रारंभ करने के लिए। अतः स्वीडन के साथ लंबा युद्ध करके बाल्टिक सागर के तट पर अधिकार करने और यूरोप की ओर खुली खिड़की प्राप्त करने में वो सफल हो गया था। और तो उसने जो है पाश्चात्य देशों के साथ उसका संपर्क स्थापित हो गया था। उसने एक दिशा प्रदान कर दी थी विकास के लिए रूस में। तो कुल मिलाकर के हम निश्चित रूप से उसे आधुनिक रूस का पिता मान सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। अगला वीडियो कैथरीन महान पे होगा जिसने पीटर के कार्यों को आगे बढ़ाया। नमस्कार, शुभ दिवस।